हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हमने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बनाई थी। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। हमने स्टेट चेंजेस की बात की थी, जिसे हमने फ्यूजन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और ये टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। उसके कुछ पॉइंट्स थे उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो जीके वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर 9th क्लास के लिए बूस्टअप करेंगे नॉलेज को, तो वे पॉइंट्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे एक पॉइंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे हमने देखा था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से हमने गैस ली थी, तो हम इसको जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो ये आ रहा था हमारा टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आया था। इसी को हम अगर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम प्रेशर डिक्रीज और यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम दो पॉइंट देखते हैं कि प्रेशर चेंज एंड टेम्परेचर चेंज, ये दोनों चेंजेस के द्वारा हम स्टेट में चेंज ला सकते हैं। अब है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच जो गैप था या इनके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर पार्टिकल सपोर्ट जो फोर्सेस थी वो कम हो जाएंगी, और वो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स अपार्ट होंगे और लिक्विड से गैस में पार्टिकल कन्वर्ट होंगे और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सीधा इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर पड़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। सेम केस हम प्रेशर के केस में बात करते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है पार्टिकल्स की, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इंटर एटॉमिक गैप जो है वो कम होता है और फोर्स ऑफ एक्शन बढ़ता है, जिससे फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो टेक प्लेस नहीं हो पाती। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। जैसा कि हम बात करते हैं कोई सिलेंडर में जब गैस निकल जाती है तो उसकी जो प्रेशर एक्सर्ट था वो प्रेशर एक्सर्ट कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं जो अब हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि गैस और वेपर्स, ये कंडीशन एक ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। गैस क्या है? गैस तो एक स्टेट है जिसमें हम जैसे ऑक्सीजन है, हमारी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसेस की स्टेट है कि जो फ्रीली मूवेबल है और जिनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम है और जिनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेपर्स क्या होती हैं? वेपर्स किसी भी लिक्विड की होती है। कोई लिक्विड है जो गैसेस स्टेट में आ रहा है तो उसकी जो गैसेस कंडीशन है, जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड कंडीशन पे है, और जो स्टीम है वो गैस कंडीशन में है, तो ये बोली जाती है वाटर की वेपर्स। ये द स्टीम क्या है? वेपर फेज है वाटर की। तो हम यहाँ से समझे कि कोई भी लिक्विड होगा तो लिक्विड को जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर वेपर कंडीशन आती है, और जो कि अल्टीमेट स्टेट है गैसेस की। तो ये गैसेस स्टेट में वेपर्स होती हैं। अब जो लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स बोले जाते हैं, क्योंकि वे रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, जो ये कंडीशन होती है इस पे वो गैसेस फेज में होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं वोलाटाइल। और जो इस कंडीशन में गैसेस फेज में नहीं होते हैं हम उन्हें बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स या नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, और यहाँ पे होते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स।
जो इजीली गैसेस फेज में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो करीबन 800 किलोमीटर तक वो हमारे एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, और अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है करीबन 800 किलोमीटर का है अप्रोक्स, और ये ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये अट्रैक्टेड है बाय द अर्थ, ये अर्थ से अट्रैक्ट है। और इसमें और जो ये गैस है, अब ये क्योंकि अट्रैक्टेड है और ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है यूनिफॉर्मली, ये हर जगह यूनिफॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये इसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमने बात की थी 76 सेंटीमीटर या 760 mm HG प्रेशर हमने या फिर हमने पास्कल में बात की थी 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये हमने इसकी यूनिट्स के बारे में बात की थी कि इसकी इतनी वैल्यू होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सोचते होंगे कि कहाँ पर होगा, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल। एट सी लेवल पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानते हैं, और जैसे इस ऊपर जाते हैं सी लेवल से, तो प्रेशर हमेशा घटता जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर घटता जाएगा इससे। अब हम बात करते हैं जो लिक्विड है, हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की। हमने देखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन और है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस पे लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये हमारे पास एक डेफिनेशन थी। इसके अलावा हम एक डेफिनेशन इसमें पुट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है ये हमारा, तो जब इसकी जो वेपर्स होगी, ये होगा वेपर प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर इक्वल्स टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल्स हो जाए, तो भी हम उस कंडीशन को बॉइलिंग पॉइंट कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल के आती है बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कंडीशन भी हमारी बॉइलिंग पॉइंट वाली हो जाती है। अब हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनका इफेक्ट हमेशा स्टेट्स ऑफ मैटर के केस में इनका हमेशा जो इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है। क्योंकि जहाँ पर हम प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और वहाँ पर टेम्परेचर घट जाता है, और जहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कम हो जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर हैज वाइस एंड वर्सा अपोजिट वो एक्शन कह सकते हैं या उसका इफेक्ट है। अब जो प्रेशर होता है, हमने देखा था कि जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स थे, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। और अब प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है बैरोमीटर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बार है या बैरो है, जो बैरो यूनिट होती है, एक यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, और मीटर मीन्स मेजर्स। तो बैरोमीटर क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो हम जब भी प्रेशर मेजर करेंगे वो हम बैरोमीटर से मेजर करेंगे। और ये हमने देखा था कि सी लेवल पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानते हैं। प्रेशर का हम यूज़ करते हैं हमारे डेली काम में होता है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड्स में होता है, प्रेशर कुकर वगैरह में है। और बॉइलिंग पॉइंट हम जो वाटर को बॉइल करते हैं, तो हम जब ओपन में हम करते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम डेली इनका हम यूज़ कर लेते हैं अपने डेली बेसिस के जो काम है उनमें।
अब हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। हमने ये देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर का अपोजिंग इफेक्ट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर हैज अपोजिंग इफेक्ट। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आती है, ये आपको नोट करने वाली बात है कि टेम्परेचर का तो इफेक्ट है ही और साथ ही प्रेशर का भी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा पॉजिटिव साइड लेंगे, टेम्परेचर की साइड, क्योंकि हम कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर ले, एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमें मिनिमम टेम्परेचर जितना चाहिए ही चाहिए, वरना प्रेशर का इफेक्ट काउंटलेस हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ऐसी एक, और जहाँ पर प्रेशर की इतनी यूनिट होनी ही चाहिए, या हम कह सकते हैं कि वो हम टेम्परेचर कितना चेंज जाए, अगर हमें इतना तो प्रेशर चाहिए ही चाहिए, कोई भी जो स्टेट चेंज कर रहे हैं, कोई भी हम फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट चाहिए, प्रेशर की कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पर रहता है क्रिटिकल प्रेशर। और एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, कि कोई भी कंडीशन हमें करने के लिए वॉल्यूम की भी कंडीशन होती है, तो वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम इस क्रिटिकल वर्ड को थोड़ा डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो होगा कि उसके आगे क्रिटिकल टेम्परेचर हम कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर ले, या कितना भी हम प्रेशर घटाएं या बढ़ाएं, हम जो भी कर रहे हैं, हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू की होगी, वरना उसके बगैर स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन वो होगी जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन, वो होगी हमारी क्रिटिकल मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी होगी क्रिटिकल कंडीशन। अब एक वर्ड आता है जीरो या फिर एब्सोल्यूट जीरो। हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा 273 कैलोरी के बराबर होता है। अगर हम, और जो कि हमारी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये 273 एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। अगर वो कंडीशन क्या बोली जाएगी, जब ये केल्विन जो हमारा 0 केल्विन हो जाए, तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस कंडीशन पे माना जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल्स की, या किसी गैस की, या किसी भी सब्सटेंस की, वो अप्रोच करती है जीरो के, अप्रोचेस टू जीरो। तो ये कंडीशन बोली जाती है एब्सोल्यूट जीरो एट, या एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन। इस कंडीशन पे हम मानते हैं कि कोई भी स्टेट है, वो स्टेट उस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है, तो वो कंडीशन बोली जाती है हमारी एब्सोल्यूट जीरो। अब है अगला पॉइंट है हमारा, हमने देखा है एक वर्ड आता है बच्चों में, वो पेपर्स में या जीके में भी आ जाता है, एक कि सॉलिड या ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस एक वर्ड है, जैसे कि नाम से पता चला कि ड्राई मीन्स जो लिक्विड कंडीशन में नहीं आ रही, या जो गीलापन नहीं दे रही। और गीलापन कौन देता हमें? मोस्टली लिक्विड्स। तो वो सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड या फिर गैस में है, तो वो उसे हम कहेंगे ड्राई आइस। और इसके लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कूल करते हैं तो सॉलिड, और जो उसको हीट करते हैं तो वो सीधा गैसेस फेज आता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड या फ्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस का नाम देते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलेंगे। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इवापोरेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और ये 9th का एक फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इवापोरेशन होता क्या है? इवापोरेशन होता है, आप सबको पता है, वाष्पन। तो हिंदी में नाम से पता चल रहा है
इवापरेट होना मीन्स कोई भी लिक्विड है उसका वेपर्स में ये लिक्विड है, इसको हमने बॉयल किया, बॉइल्ड तो ये वेपर्स आ गई। अगर वाटर है तो स्टीम हो जाएगी उसकी। तो ये जो कंडीशन है ये बोली जाती है इवापोरेशन। इवापोरेशन तो इवापोरेशन कंडीशन होगी द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैसेस फेज में, तो वो कंडीशन हमारी होती है इवापोरेशन। अब ये कंडीशन अब हम कहते हैं इवापोरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टेम्परेचर उसने अटेंड कर लिया लिक्विड ने बॉइलिंग के बाद, और उसके आगे जो भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आ रही है वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, जो कि लिक्विड से गैस में आ रही है। और उसके लिए हमने वर्ड दिया था लेटेंट हीट, जो कि हम पिछले वीडियो में हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके यूजेस कहाँ हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारा वर्ड था इवापोरेशन, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं हम देखते हैं। समर्स में या जो गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ पर इसके यूजेस देखे जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, ग्राउंड में जो उनका घर होता है, जो उनकी हट होती है, तो वहाँ पर वे इस हट के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं, या ग्राउंड में यहाँ पर पानी स्प्रिंकल कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हीट एनर्जी होती है, जो हीट होती है अर्थ की या फिर इस हट की, या उनके जो भी हाउस है उसकी जो हीट एनर्जी होती है, वो जो हमने जो वाटर स्प्रिंकल किया है, यहाँ पे वाटर का छिड़काव किया है, वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहाँ पर और जो एक्स्ट्रा हीट थी, जो यहाँ पे थी एक्स्ट्रा हीट, उसको वो एब्जॉर्ब करके और वो इवापोरेट हो जाता है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो वहाँ का एरिया कूल हो जाता है। तो यहाँ पर एक इसका सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर एक इसकी इम्पोर्टेंस आती है कि ये जो पुअर पीपल्स होते हैं, या कोई भी अपने घर के बाहर वाटर स्प्रिंकल करता है समर्स में, तो वो कूलिंग के लिए करता है। अब हमारा एक इसका दूसरा उपयोग है, इसकी इम्पोर्टेंस है इवापोरेशन मेथड की। वो जो हम गर्मियों में जो कपड़े पहनते हैं वो हम पहनते हैं कॉटन के। आपने देखा होगा कि कॉटन के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉटन क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के अंदर से हवा हमारी एयर अंदर बाहर होती है बॉडी से टच होके। अब जैसे हीट ज़्यादा पड़ती है बॉडी पे, जो हीट एक्स्ट्रा पड़ेगी, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमारे अंदर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, हमारे अंदर पसीना आता है। और ये पसीना क्या करता है, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर से वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अंदर का जो लिक्विड है वो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे अंदर का पानी बॉडी पे आता है, और उस वाटर को या उन स्वेटिंग को ये कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब करके उसको इवापोरेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, कूल डाउन। और इसी कारण आपने देखा होगा जब भी हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं या हम कार्डियो करते हैं, जैसे कि हम दौड़ वगैरह या कोई गेम खेल रहे हैं, तो हमारी बॉडी हीटअप होती है, और बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है जिससे हमें पसीना आता है। और वो पसीना क्या करता है हमारी बॉडी का कि जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्ब करके और वो इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे दो इसकी इम्पोर्टेंस देखी। तीसरा हम बात करते हैं कि हमने देखा होगा या आप सब ने देखा है कि अब छत का जो फैन होता है, फैन चलता रहता है। जब भी ये फैन चलता है तो आपने देखा कि इसके जब भी हम बैठते हैं तो ये फैन हमारी बॉडी को कूल डाउन कर देता है। क्योंकि जब ये फैन जो एयर जो हमारे बॉडी से स्ट्राइक होती है, और जो हमारी बॉडी है, सपोज ये हमारी बॉडी है, तो यहाँ पर जो स्वेटिंग हो रही है, जो स्वेटिंग ने जो पसीना जो हमें बाहर जो निकाला है बॉडी पे आया है, उससे ये एयर टकराकर वो जो लिक्विड है, जो पसीना है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय
फैन एयर, जो फैन की जो हवा है वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी, या हम कह सकते हैं पसीने की हमारी बॉडी की हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको उस पसीने को इवापोरेट कर देगी, जिससे हमारी बॉडी कूल्स डाउन हो जाती है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और हमें गर्मी से राहत मिलती है। इसी तरह का केस हमारे जो आपने देखा होगा कूलर्स में होता है, जो हमारे जो डेजर्ट कूलर होते हैं, डेजर्ट कूलर्स भी यही काम करते हैं। जो डेजर्ट कूलर की जो विंडो होती है, यहाँ से जो एंटर होती है एयर, ये जो डेजर्ट कूलर की जो विंडो है, यहाँ से जो एयर एंटर होती है यहाँ से, तो यहाँ पर उसकी विंडोज़ में पानी होता है। आपने देखा होगा कि पंप से पानी आता है और जैसे ही वो बाहर की जो ड्राई एयर है या जो हॉट एयर है वो जब उस पानी के साथ टच होती है तो वो एयर अपनी हीट को पानी में एब्जॉर्ब करा देती है या वहाँ पर लूज करा देती है, और वो जो पानी की जो बूंदें होती हैं या जो नेट होता है विंडोज़ के अंदर, उस नेट में वो पानी स्प्रिंकल होके और वो सीधा हीट एब्जॉर्ब करके ड्राई एयर की, और वो सीधा इवापोरेट हो जाता है, वो इवापोरेट्स हो जाता है, जिससे कि जो कूलर के अंदर होती है हवा, जो कूलर के अंदर जो हवा कलेक्ट होती है वो ठंडी होती है और उसको फैन हमारी तरफ उसका फेंक देता है, जिससे हमें कूलर की हवा ठंडी लगती है। तो यहाँ पर भी आपने नोट कर किया होगा कि इन सब फिनोमेनास के पीछे इवापोरेशन प्रोसेस है, और उस वो जो इवापोरेशन प्रोसेस है उसमें वाटर की ड्रॉप्स, जो वाटर ड्रॉप्स है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट एब्जॉर्ब्स आइदर फ्रॉम बॉडी और फ्रॉम ड्राई एयर, और वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट कर देती है और हमारी बॉडी या जो एयर है वो कूल हो जाती है। ऐसा ही एक केस और देखते हैं हमने देखा होगा कि गर्मियों में हम पॉट्स जो मटके होते हैं, मटकों को हम मिट्टी में दबा देते हैं, या फिर यहाँ पे जो हम कहते हैं बोरी, जो इसके चारों तरफ हम गीला कपड़ा लपेट देते हैं। उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा हीट पड़ रही है, इस मटके की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में स्मॉल पोर्स होते हैं, और जो एक्स्ट्रा हीट जो बाहर से आ रही है इन पोर्स के अंदर मटके का पानी आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है इस एक्स्ट्रा हीट को ये वाटर एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाता है, ये बाहर चला जाता है, जिससे कि जो अंदर का जो पानी होता है मटके के जो अंदर का जो वाटर है वो कूल डाउन रहता है, वो ठंडा रहता है, और जो एक्स्ट्रा हीट जो बाहर से आई उसको जो पोर्स के अंदर जो पानी था मटके के पोर्स के अंदर वो उसको बाहर उसको इवापोरेट कर देता है, जिससे हमें पानी ठंडा मिलता है। ये सभी प्रोसेस हमने देखा। इन सभी प्रोसेस के पीछे हमारा जो फिनोमेना काम कर रहा था वो उस फिनोमेना का नाम था हमारा इवापोरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पन। तो वाष्पन जो प्रोसेस हमारा उसका समर में काफ़ी उपयोग है, और इसी के कारण और जो इसको समझ लेता है वो समर में गर्मी से काफ़ी बच सकता है। अब इसको इफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जो हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, एक तो सरफेस एरिया। पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। जैसे आपको पता है कि एक ओपन, मान लो कोई भी बर्तन है, उसमें अगर कोई हम हॉट लिक्विड को ठंडा करते हैं, या एक कप है उसके अंदर हॉट वाटर है या चाय है या कॉफ़ी है, तो जैसा कि हमें पता है कि वो ओपन जो बर्तन होगा वहाँ पर कूलिंग फास्ट होगी, ये जल्दी कूल होगा बजाय इस कप के अंदर से। क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पर हमारा बढ़ जाता है, सरफेस एरिया ऑफ कूलिंग यहाँ बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर के ज़्यादा टच में आता है, जो कि हीट को, जो लिक्विड की जो हीट थी उसको एटमॉस्फेयर की एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कारण ये लिक्विड इजीली कूल डाउन हो जाता है। लिक्विड कूल्स इजीली, यहाँ पर लिक्विड जल्दी कूल हो जाता है इस क्लोज्ड कप की बजाय ओपन प्लेट में, और इसीलिए चाय को सॉसर में हम ठंडा करते हैं।
तो हमारा सरफेस एरिया एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, अगर किसी भी लिक्विड में या हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसके कारण हीट इनसाइड लिक्विड वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण कूलिंग जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो जल्दी नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वेपर है, जो 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 वेपर से कन्वर्ट होने की हीट के अंदर जो हीटेड होगा उसमें उसको कूल डाउन होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए टेम्परेचर का फैक्टर भी हमारा काम करता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? आर्द्रता। आर्द्रता एयर के अंदर वाटर परसेंटेज कितनी है वो होती है हमारी ह्यूमिडिटी। वाटर परसेंटेज एयर के अंदर कितनी है, अगर ये वाटर परसेंटेज कम है तो एयर है ड्राई, तो वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक कि उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता, तब तक वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और अल्टीमेटली क्या हो रही है, उस लिक्विड से हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो लिक्विड कूल डाउन होगा। अगर ये ज़्यादा है, वाटर प्रेशर ज़्यादा है, जैसा कि बारिश के समय होता है, तो ज़्यादा तो हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते, क्योंकि जो गीले कपड़े होते हैं वहाँ से वाटर का जो इवापोरेशन वो कम हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर परसेंटेज एयर में ज़्यादा है। और तो हम यहाँ पे समझे कि एक फैक्टर हमारा इवापोरेशन में ये जो वर्ड आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी है वो भी काम करता है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जल्दी इवापोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा। चौथा हमारा पॉइंट आता है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर, हमने देखा कि जब एयर चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, या इवापोरेशन कहीं पर भी हमने देखा होगा पानी का जो वो इवापोरेशन वो ज़्यादा होता है, बशर्ते कि स्पीड ऑफ एयर कम होती है। उसकी बजाय स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा में उसका इवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्राई एयर होगी जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगी वाटर के तो वो हीट लूज करेगी वहाँ पर, और वो जो लिक्विड होगा वो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके वो इवापोरेट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ डायरेक्शन कम है, अगर कम है फोर्स ऑफ डायरेक्शन, तो वो जल्दी एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल होगा और हीट एब्जॉर्ब करते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा है तो वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। जैसा कि एक केस होता है हमारा कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 केल्विन होता है, और जो वाटर का केस है वो 373 केल्विन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का जो इवापोरेशन है वो ज़्यादा इजी है वाटर की कंपैरिजन। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि लेसर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड मोर इज इट्स टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स और टू इवापोरेट। ये हमने फैक्टर्स की बात की। हमारी जो वर्ड था, जो टॉपिक था हमारा इवापोरेशन, उसके बारे में बात की। अब हम यहाँ पे एक डिफरेंस काउंट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में और इवापोरेशन में क्या फ़र्क पड़ता, क्या डिफरेंसेज हैं। आपको ये सुनना चाहिए इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंसेज हैं। तो पहला हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग जब ओकर होता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो आ जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसके लिए क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड। जैसे वाटर का है, इसके 100 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो इवापोरेशन होता है वो एट एनी टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर हाई हो, वो हर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। पर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो एग्जैक्ट है, जो उसका जो फिक्स है, उसी पे वो काम करेगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है वो
उसका हमने बात की स्पेसिफिक टेम्परेचर काम करेगा। और बॉइलिंग ओकर्स फ्रॉम द सरफेस एज वेल एज फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हम देखते हैं, ये मान लो कोई भी कर इसको हीट कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट वो उसके हर कंडीशन, यहाँ पे जो कोई भी हम लेवल लेते हैं लिक्विड का, वो हर लेवल पे काम करेगा, बॉटम में भी काम करेगा, अपर में भी और मिड में भी। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है वो हमेशा सरफेस जो लिक्विड है उसकी अपर सरफेस पे ही वो काम करता है, नीचे वो अफेक्ट नहीं डालता। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिजिकल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहाँ पर सरफेस एरिया कितना भी हो, कितनी भी विंड चल रही हो, या कितना भी एरिया हो उसका, कोई भी टेम्परेचर हो, ये बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो फिक्स टेम्परेचर है उसी पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है ये अपना अलग इफेक्ट डालता है, विंड एनर्जी है वो उसका अलग इफेक्ट है, और जो भी हमने पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे, विंड स्पीड अलग काम करेगी। तो ये हमने कंडीशंस की बात की थी, इन सब का अपना एक इफेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें कूलिंग नहीं होती, नो कूलिंग, इसमें ओनली हीट होती है। लेकिन जो इवापोरेशन है इसमें हमेशा कूलिंग होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, कॉटन के कपड़े हैं वो बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो फैन की जो एयर है वो बॉडी को कूल करती है। डेजर्ट कूलर्स में हमने देखा था, वहाँ पे वो बॉडी को कूल करती है। या जो ड्राई एयर, जो बाहर से गर्म हवा आ रही है, लू टाइप की जो हवा आ रही है, उसमें वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है डेजर्ट कूलर, और हमें ठंडी हवा देता है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे, पोर्ट का जैसा एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इवापोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में एक मेजर डिफरेंस है, और ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। अगर आपको ये ना समझ आए तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं।